हेलो एवरीवन। तो फिर आगे शुरू करते हैं हम। जैसा कि पिछली क्लास में हमने मेनिंजेस के बारे में पढ़ा था, मेनिंजेस की तीनों लेयर और उसके विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आगे हम अगले टर्म को डिस्कस करना शुरू करते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम के संदर्भ में अगला टर्म होता है वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली जानकारी, वेंट्रिकल्स होते क्या हैं। वेंट्रिकल्स का मतलब होता है द कैविटीज विद इन द ब्रेन, मीन्स ब्रेन के अंदर कोई विशेष कैविटीज पाई जाती हैं, जो खाली स्थान पाए जाते हैं, उन्हें हम वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो ब्रेन के अंदर ऐसे खाली स्थान या ऐसी कैविटीज जो होती हैं, टोटल 4 जगहों पर पाई जाती हैं। मीन्स टोटल 4 वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट इन द ब्रेन। अब 4 वेंट्रिकल कौन कौन से हैं, उन्हें हम किन नामों से जानते हैं। सबसे पहला तो होता है लेटरल वेंट्रिकल्स। अब पहली जानकारी तो यह है कि सबसे पहले होते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। अब लेटरल वेंट्रिकल संख्या में 2 होते हैं। 2 मीन्स पहला होता है राइट लेटरल वेंट्रिकल और दूसरा होता है लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स। लेटरल शब्द का ही मतलब क्लियर है, जो कि सेंट्रल पार्ट से साइड में हो, मिडल एंड लेटरल। तो यहां पर लेटरल से मतलब है कि 2 ब्रेन के अंदर इस प्रकार वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। उन दोनों वेंट्रिकल्स को हम लेटरल वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। एक होता है राइट लेटरल वेंट्रिकल और दूसरा होता है लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। इन दोनों को ओवरऑल तौर पर हम लेटरल वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अगला जो वेंट्रिकल होता है उसे हम डायरेक्टली थर्ड वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हो गए, उसके बाद सीधा हमारा थर्ड वेंट्रिकल होता है, और थर्ड वेंट्रिकल के बाद आखिरी जो है वह उसे हम फोर्थ वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ 4 हमने वेंट्रिकल्स लिखे कि जो ब्रेन के अंदर खोखली जगह जो कैविटी पाई जाती है उसे हमने वेंट्रिकल का नाम दिया था। वेंट्रिकल 4 होते हैं, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल 2 हैं, एक राइट लेटरल, एक लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। अब बात करते हैं कि ये खाली जगह, ये कैविटीज ब्रेन के अंदर कौन कौन सी जगहों पर पाई जाती है, उस बारे में बात करते हैं। लेटरल वेंट्रिकल्स में राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल दोनों वेंट्रिकल हमारे पाए जाते हैं सेरेब्रम नाम की संरचना के अंदर। अब सेरेब्रम हम पहले भी 1-2 बार इसका नाम डिस्कस कर चुके हैं। सेरेब्रम एक ब्रेन का एनाटॉमिकल हिस्सा है जो कि 4 ब्रेन के अंतर्गत आता है, जो कि एंटीरियर अगले हिस्से के अंदर आता है, उसे हम सेरेब्रम बोलते हैं। इस सेरेब्रम के अंदर मान लेते हैं कि अगर ये पूरी सेरेब्रम की संरचना है, तो इस सेरेब्रम की संरचना के अंदर कुछ एम्प्टी स्पेस होता है, कुछ कैविटी होती है, उन्हें हम वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सेरेब्रम जो है वो एक कंटिन्यूअस कंप्लीट संरचना नहीं है, बीच में ऐसे फोल्ड बने होते हैं। और फोल्ड बनाने का काम कौन करता है? फोल्ड बनाने का काम किया था ड्यूरामेटर ने, जिसे हमने फाक्स सेरेब्राई नाम की संरचना के नाम से जाना था। अब यहां पर इन दोनों हेमिस्फेयर के अंदर, मीन्स अगर इसे मैं राइट हेमिस्फेयर कहूं और इसे मैं लेफ्ट हेमिस्फेयर कहूं, तो दोनों हेमिस्फेयर के अंदर एक कैविटी पाई जाती है। मीन्स यहां खाली स्थान पाया जाता है और उसी कैविटी को हम वेंट्रिकल्स का नाम दिया है। तो यहां पर इन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर के अंदर पाए जाने वाले वेंट्रिकल को हमने लेटरल वेंट्रिकल कहा है। तो डायग्राम से ही क्लियर होगा लेटरल वेंट्रिकल कितने होते हैं। संख्या में 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल। अब राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल की लोकेशन क्या है, इस बारे में क्लियर करें। जो सेरेब्रम के राइट हेमिस्फेयर के अंदर होता है उसे हम राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, राइट लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। और जो सेरेब्रम के लेफ्ट हेमिस्फेयर के अंदर होता है उसे हम लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। मीन्स ये पूरा सेरेब्रम हो गया। सेरेब्रम के अंदर जो राइट हिस्से में जो खाली कैविटी है उसे राइट लेटरल वेंट्रिकल, जो लेफ्ट हिस्से में खाली कैविटी है उसे हम लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है थर्ड वेंट्रिकल। यह थर्ड वेंट्रिकल पाया जाता है थैलेमस नाम की संरचना के अंदर। जो थैलेमस नाम की स्ट्रक्चर है उसके अंदर पाई जाने वाली कैविटी, उसमें पाए जाने वाले खाली स्थान को हम थर्ड वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। और हमारा फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है इसकी लोकेशन होती है यह पोन्स
और सेरिबेलम के बीच में पाया जाता है। मीन्स पोन्स और सेरिबेलम नाम की जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हिंड ब्रेन का हिस्सा होती हैं, उन दोनों संरचनाओं के बीच में एक कैविटी पाई जाती है और उस कैविटी या खाली स्थान को हम फोर्थ वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमने चारों अलग अलग वेंट्रिकल, उनकी लोकेशंस मीन्स ये खाली स्थान कैविटीज कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, क्या ये चारों कैविटीज अपने आप में अलग अलग लोकेशंस पर हैं? तो सिंपल जवाब होगा कि बिल्कुल चारों अलग अलग लोकेशन पर हैं। पहले जहां सेरेब्रम के अंदर थे, तीसरा वेंट्रिकल वहीं थैलेमस के अंदर है और चौथा वेंट्रिकल वहीं पोन्स और सेरिबेलम के बीच में है। मीन्स चारों वेंट्रिकल होते तो अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सारे वेंट्रिकल अपने आप में किसी न किसी रास्ते के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनका जोड़े रखने वाली अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग कैनाल्स होती हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर? और विशेष जानकारी वेंट्रिकल्स के बारे में कि वेंट्रिकल्स जो होते हैं इनकी इनर लाइनिंग पर एक विशेष प्रकार की सपोर्टिंग सेल्स पाई जाती हैं, जिनके बारे में हमने न्यूरोग्लिया टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि न्यूरोग्लिया बेसिकली 4 प्रकार की सीएनएस में और 2 प्रकार की पीएनएस में होती हैं। उनमें से सीएनएस की जो चौथी प्रकार की कोशिका थी, जिन्हें हम एपेंडाइमल सेल्स बोलते हैं, यह एपेंडाइमल नाम की कोशिकाएं जो हैं वह इन चारों वेंट्रिकल्स के इंटरनल दीवार पर, इनर लाइनिंग पर प्रेजेंट होती हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, एपेंडाइमल सेल्स जो होती हैं वह कोरोइड प्लेक्सस के निर्माण में सहायक होती हैं। अब हमने लिखा है कोरोइड प्लेक्सस संरचना का नाम लिखा है कि यह वेंट्रिकल के इनर लाइनिंग पर, आंतरिक दीवार पर ये कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं का नाम हो गया एपेंडाइमल सेल और ये कोशिकाएं कोरोइड प्लेक्सस नाम के एक स्ट्रक्चर बनाने में सहायक होती हैं। तो ध्यान देना है कि कोरोइड प्लेक्सस क्या है। कोरोइड प्लेक्सस इस विशेष प्रकार का गुच्छा, एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, जिसके द्वारा एक विशेष वस्तु का निर्माण होता है, जिसे हम CSF के नाम से जानते हैं। मीन्स CSF कौन बनाता है? CSF बनाता है कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस बनाने में सहायक कौन है? एपेंडाइमल सेल्स जो होती हैं वह कोरोइड प्लेक्सस बनाने में सहायक होती हैं। तो यहां 2 सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल कि CSF बनता कहां पर है? तो आंसर होना चाहिए वेंट्रिकल्स के अंदर बनता है। दूसरा, CSF बनाता कौन है? तो CSF बनाने वाली संरचना का नाम होता है कोरोइड प्लेक्सस। यह कोरोइड प्लेक्सस बेसिकली तो हमारे उन सभी चारों वेंट्रिकल्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन विशेष तौर पर इनकी एक्सेसिव मात्रा जो होती है वह लेटरल वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होती है। में जितना CSF बनना है, जितना कोरोइड प्लेक्सस है, उसका मैक्सिमम हिस्सा तो हमारे लेटरल वेंट्रिकल में है, बाकी मामूली सा हिस्सा जो है वह 3rd और 4th वेंट्रिकल के अंदर भी होने वाला है। तो विशेष तौर पर सीधा सवाल पूछ लिया जाए कि मेनली CSF का निर्माण कौन से वेंट्रिकल में होता है, तो जवाब होना चाहिए CSF का निर्माण इन दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर होता है, क्योंकि इनके अंदर एक्सेस मात्रा में कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, जो कि CSF का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार होता है। अब बात करते हैं, अगर इन दोनों वेंट्रिकल के अंदर CSF बन गया तो क्या वो वहीं पर स्टोर रहेगा या आगे बहने वाला है? तो जवाब होना चाहिए कि CSF बनने के बाद वहीं पर स्टोर नहीं रहता है, वह आगे फ्लो करने लगता है। CSF बहने लगता है तो वह कहां से स्टार्ट होकर किस तरफ बहने वाला है, हम उस पूरे CSF फ्लो का जिक्र करने वाले हैं। CSF का बहाव किस प्रकार रहता है उस बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर? तो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझें। यहां हम 4 वेंट्रिकल्स को समझें। ये दोनों हो गए लेटरल वेंट्रिकल, उसके बाद वाला 3rd वेंट्रिकल और उसके बाद वाला 4th वेंट्रिकल। यहां क्लियरली हमने लिख दिए कि ये 4 वेंट्रिकल हैं, सबसे ऊपर 2 लेटरल, देन 3rd एंड देन 4th। तो एक फ्लो चार्ट लिखते हैं। सबसे पहला होता है दैट इज कोरोइड प्लेक्सस। सबसे पहली बात कि कोरोइड प्लेक्सस नाम की संरचना होती है। कोरोइड प्लेक्सस मेनली कहां है? तो दिमाग में बात रहनी चाहिए, यह मेनली लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब इस कोरोइड प्लेक्सस ने सबसे पहले CSF का सिंथेसिस किया। तो यहां
कोरोइड प्लेक्सस ने सीएसएफ का सिंथेसाइज किया। सीएसएफ लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर कोरोइड प्लेक्सस से बनने के बाद आगे बहता हुआ जो है वह इन दोनों वेंट्रिकल से बहता हुआ थर्ड वेंट्रिकल में आकर गिरने वाला है। कहां पर गिरने वाला है? लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर बनने के बाद यह थर्ड वेंट्रिकल में आकर गिरता है, और थर्ड वेंट्रिकल में आकर जब यह गिरता है तो इस गिरने वाले रास्ते का नाम जो होता है इसे हम फोरामेन ऑफ मुनरो के नाम से जानते हैं। ध्यान दें, यह कोरोइड प्लेक्सस लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में आया और थर्ड वेंट्रिकल तक लाने वाले इस रास्ते का नाम जो होता है इसे हम फोरामेन ऑफ मुनरो के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा फोरामेन ऑफ मुनरो, जो कि इन दोनों लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में होता है। इट इज फोरामेन ऑफ मुनरो। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। हमारा सीएसएफ अब लेटरल वेंट्रिकल से बहता हुआ आ चुका है थर्ड वेंट्रिकल में। अब थर्ड वेंट्रिकल से भी ये सीएसएफ आगे बहता हुआ जाएगा और ये जाकर गिरने वाला है हमारे फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। मीन सीएसएफ थर्ड वेंट्रिकल से आगे बहता हुआ जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। फोर्थ वेंट्रिकल तक ले जाने वाले रास्ते का भी एक विशेष नाम होता है। तो थर्ड से ये जाकर गिर रहा है हमारे फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर, और फोर्थ वेंट्रिकल तक ले जाने वाले रास्ते का नाम होता है दैट इज एक्वाडक्ट ऑफ सेल्वियस। ध्यान दें, इस रास्ते का नाम है एक्वाडक्ट ऑफ सेल्वियस, और यह थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में होता है। डायग्राम में देखें, इस रास्ते को हमने एक्वाडक्ट ऑफ सेल्वियस कहा है। इस रास्ते से सीएसएफ बहता हुआ थर्ड से आ चुका है फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। अब फोर्थ वेंट्रिकल तक आने के बाद में आगे सीएसएफ का बहाव ये रहेगा कि फोर्थ वेंट्रिकल से ये सीएसएफ गिरने वाला है सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर। लेकिन डायग्राम में ध्यान दें, फोर्थ वेंट्रिकल से अब ये सीएसएफ गिरने वाला है सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर, लेकिन सब अरेक्नॉइड स्पेस में गिरने वाले रास्ते जो हैं वह डायग्राम में आपको तीन अलग अलग रास्ते दिखाई दे रहे होंगे। मीन्स अब तक तो एक रास्ता था, यहां पर सब अरेक्नॉइड स्पेस में जब सीएसएफ फोर्थ वेंट्रिकल से जाकर गिरता है तो यह तीन रास्तों के माध्यम से सब अरेक्नॉइड स्पेस में जाकर गिरता है। और इन तीन रास्तों के नाम समझें। बीच वाले रास्ते का नाम तो होता है फोरामेन ऑफ मेजेंडाई। ध्यान दें नाम पर, बीच वाले का नाम होता है फोरामेन ऑफ मेजेंडाई, और साइड वाले रास्तों का नाम होता है फोरामेन ऑफ लश्का। तो यहां हमने दो अलग अलग फोरामेन्स लिखी कि यहां पर इन तीन रास्तों के माध्यम से सीएसएफ फोर्थ से जाकर सब अरेक्नॉइड स्पेस में गिरा है। बीच वाले रास्ते का नाम फोरामेन ऑफ मेजेंडाई और साइड वाले रास्तों का नाम फोरामेन ऑफ लश्का। आपके याद रखने के लिए एक सिंपल सा तथ्य है, उस पर ध्यान दें। यहां पर अगर ये तीन रास्ते हैं तो आप बीच वाले को क्या कहेंगे? मीडियल रास्ता, और साइड वालों को क्या कहेंगे? लेटरल रास्ता। तो बीच वाला मीडियल, साइड वाले लेटरल। तो याद रखने में भी इजी रहेगा कि मीडियल रास्ता फोरामेन ऑफ मेजेंडाई है और लेटरल रास्ते फोरामेन ऑफ लश्का है। एम फॉर मीडियल, एम फॉर मेजेंडाई, एल फॉर लेटरल एंड एल फॉर लश्का। मीन्स लेटरल वाले दो हैं तो वो दो लश्का हैं, और बीच वाला मीडियल वाला एक है, और उस एक रास्ते का नाम है फोरामेन ऑफ मेजेंडाई। मीन्स फोरामेन ऑफ मेजेंडाई तो हो गया एक, और फोरामेन ऑफ लश्का हो गए दो। तो इन तीन रास्तों के माध्यम से सीएसएफ जो है फोर्थ वेंट्रिकल से गिरता है सब अरेक्नॉइड स्पेस में। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि हमने यहां से सीएसएफ को बना के उसे हम यहां तक तो अलग अलग रास्तों के नाम समझते हुए ले आए हैं, और यहां पर हमने लिख दिया है कि वह सब अरेक्नॉइड स्पेस में गिरता है। तो फिर अब यह भी पता होना जरूरी है कि ये सब अरेक्नॉइड स्पेस किन किन के बीच में होने वाला है। तो हमने पिछली क्लास में मेनिंजेस पढ़ी थी, और मेनिंजेस की तीनों अलग अलग लेयर्स के बीच में टोटल स्पेसेस जो पाए जाते हैं उनके नाम का भी हमने जिक्र किया था। यहां मैं एक स्मॉल सा डायग्राम बना देता हूं, उसके आधार पर आप सोचें और जवाब दें। अगर मान लेते हैं ये आपका ब्रेन है, और ब्रेन के ऊपर अगर मैं ये तीन
मेनिंजियल लेयर्स को डिनोट करता हूं। अगर 3 मेनिंजियल लेयर अगर ये हैं तो इन 3 मेनिंजियल लेयर में कौन कौन से स्पेसेस का निर्माण होगा। सबसे बाहर वाली लेयर ड्यूरामेटर, बीच वाली अरेक्नोइड मैटर और अंदर वाली पाया मैटर। ड्यूरामेटर के ऊपर जो स्पेस होगा, जो इससे बाहर स्पेस होगा, उसका नाम तो क्या होगा, एपिड्यूरल स्पेस। ड्यूरा से नीचे जो होगा उसका नाम तो होगा सब ड्यूरल स्पेस, और अरेक्नोइड से जो नीचे होगा उसका नाम होने वाला है सब अरेक्नोइड स्पेस। तो यहां डायग्राम में इस लोकेशन को पता रखें, इस हिस्से को हमने सब अरेक्नोइड स्पेस कहा है। तो यहां सब अरेक्नोइड स्पेस की बात आए तो यह कौन कौन सी 2 परतों के बीच में है, तो यहां याद रखें यह अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच पाई जाने वाली जगह को हम सब अरेक्नोइड स्पेस के नाम से जानते हैं। यह ब्रेन के चारों तरफ भी होता है और आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी होता है। तो यहां अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच वाली लेयर को हमने सब अरेक्नोइड स्पेस का नाम दिया है। तो अब बात आ गई कि सीएसएफ यहां से बन के बहता हुआ वह सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर भी बह रहा है और हमारे खोपड़ी के अंदर ब्रेन के चारों तरफ भी बह रहा है। अब ये एब्जॉर्ब कहां जाके होता है तो इस पे ध्यान दें। सब अरेक्नोइड स्पेस में जो एंड पॉइंट में लोअर साइड में अरेक्नोइड विल्लाई पाई जाती हैं। क्या होने वाला है, अरेक्नोइड विल्लाई पाई जाती हैं और ये अरेक्नोइड विल्लाई जो होती हैं वह सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन कर लेंगी, उसे वापस से एब्जॉर्ब कर लेने वाली हैं। मींस सीएसएफ लेटरल वेंट्रिकल के अंदर कोरोइड प्लेक्सस के द्वारा बनाया जाता है और वह अलग अलग रास्तों से बहता हुआ फाइनली अरेक्नोइड विल्लाई तक पहुंचता है और ये अरेक्नोइड विल्लाई उस सीएसएफ को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो यहां तक आपको हमारा टॉपिक वेंट्रिकल्स नाम का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि टोटल 4 वेंट्रिकल होते हैं, इनकी अलग अलग लोकेशंस क्या है और सीएसएफ का फ्लो जो होता है वो किस प्रकार है, इस बारे में जानकारी क्लियर होगी। सीएसएफ का फ्लो हमने यहां पर इस प्रकार फ्लो चार्ट के रूप में भी लिखा है, तो यहां भी पता रखें सीएसएफ का सिंथेसिस कहां हुआ था, कोरोइड प्लेक्सस लेटरल वेंट्रिकल के अंदर, वहां से आ गया थर्ड वेंट्रिकल के अंदर, थर्ड वेंट्रिकल तक लाने वाले रास्ते का नाम था फोरामेन ऑफ मुनरो। उसके बाद थर्ड से सीएसएफ आ गया फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर, लाने वाले रास्ते का नाम था एक्वाडक्ट ऑफ सेल्वियस, और फोर्थ से सीएसएफ आ चुका है सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर, और सब अरेक्नोइड स्पेस में लाने वाले रास्ते टोटल कितने थे, 3 रास्ते थे, एक मीडियल रास्ता और 2 लेटरल रास्ते। मीडियल रास्ते का नाम फोरामेन ऑफ मेजेंडाई और लेटरल रास्तों का नाम फोरामेन ऑफ लश्का, जो कि 2 होते हैं। तो यहां पर सब अरेक्नोइड स्पेस में सीएसएफ बहता है और फाइनली जाकर यह अरेक्नोइड विल्लाई के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। और हमने यह भी डिस्कस किया कि सब अरेक्नोइड स्पेस जो होता है वह कौन कौन सी लेयर के बीच में है, वह अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर नाम की लेयर के बीच में पाया जाता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक जो नर्वस सिस्टम में एडिशनल जानकारियां थी उनके बारे में डिस्कस किया कि कुछ मेनिंजेस क्या होती हैं, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, सिनेप्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर क्या हैं, जो भी एक्स्ट्रा जानकारी थी एनाटॉमी के अलावा उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रेन के एक्चुअल पार्ट क्या क्या हैं, उनकी एनाटॉमिकल संरचनाएं किस प्रकार है और उनका विशेष फंक्शन क्या होता है, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां ध्यान दें, हम एनाटॉमी पढ़ना शुरू करते हैं और हम एनाटॉमी शुरू कर रहे हैं ब्रेन की। क्लियर। अब ब्रेन की एनाटॉमी हम पढ़ें उससे पहले भी आपको याद होगा कि हमने पहले ही पूरे नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई कर दिया है, और क्लासिफाई कर दिया है तो फिर आपको नाम लिखने पर पता होगा कि ब्रेन कौन से नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, सीएनएस का या पीएनएस का। द ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस का हिस्सा है। सीएनएस में 2 ऑर्गन आते हैं, पहला ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो हम सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ब्रेन को पढ़ना शुरू करते हैं। अब ब्रेन के बारे में सबसे एक सिंपल जानकारी, पहले अलग अलग हिस्सों को पढ़ें उससे पहले एक नॉर्मल जानकारी समझें कि ब्रेन का जो वेट होता है वह अलग अलग जेंडर में या फिर एज ग्रुप के हिसाब से थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो आपको विशेष तौर पर 2-3 बातें पता रखनी है। अगर हम एडल्ट मेल के अंदर ब्रेन के वेट की बात करें
तो ओवरऑल तौर पर यह 1.3 से लेकर 1.5 केजी तक देखने को मिलता है। मीन्स एक सामान्य एडल्ट मेल व्यक्ति के अंदर आपका ब्रेन का वजन होता है 1.3 केजी से लेकर 1.5 केजी, मीन्स 1300 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम के बीच में एक एडल्ट मेल व्यक्ति के ब्रेन में वजन देखने को मिल सकता है। दूसरा हम बात करें फीमेल एडल्ट एज ग्रुप के अंदर ब्रेन का वजन जो होता है वह स्लाइटली मेल के ब्रेन की तुलना में कम होता है। तो यह फीमेल के अंदर ब्रेन का वजन 1.2 से लेकर 1.4 केजी तक हो सकता है। मीन्स लगभग 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में यह फीमेल एडल्ट के अंदर हमें ब्रेन का वेट देखने को मिलता है। इन्फेंटाइल एज में ब्रेन के वजन की बात करें तो यह लगभग 350 ग्राम हमें ब्रेन का वजन देखने को मिलता है। तो इन्फेंट में हो गया 350 ग्राम्स। तो यह तीनों अलग अलग एज ग्रुप या व्यक्तियों के लिए ब्रेन का सामान्य वजन पता रखें। एडल्ट मेल में 1.3 से 1.5 केजी, एडल्ट फीमेल में 1.2 से 1.4 केजी और इन्फेंट के अंदर लगभग 350 ग्राम हमें ब्रेन का वजन देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। वजन डिस्कस करने के बाद अब हम ब्रेन की एक एक टुकड़े को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले दिमाग में रिकॉल करें, ब्रेन को कितने टुकड़ों में बांटा था? तो सिंपल आंसर, हमने 3 टुकड़ों में डिवाइड किया था, एक फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन, एक हिंड ब्रेन। तो सबसे पहले हमें एक एक करके पढ़ना शुरू करना होगा। तो हम सबसे पहले ब्रेन को पूरा पढ़ने के लिए एक टुकड़े को पढ़ना शुरू करते हैं और उस पहले टुकड़े का नाम है फोर ब्रेन। अब आती है बात कि हमने जब स्टार्ट में क्लासिफिकेशन का जो चार्ट क्रिएट किया था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि फोर ब्रेन को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे हम प्रोजेंसीफेलॉन के नाम से भी जानते हैं। अब आती है बात कि इस फोर ब्रेन को हमने प्रोजेंसीफेलॉन कहा है और अब इस फोर ब्रेन वाले हिस्से को भी हमने फर्दर 2 टुकड़ों में डिवाइड किया था। जैसा कि सबको शायद याद होगा कि पहला होता है एक टेलेंसीफेलॉन और दूसरा होता है डायंसीफेलॉन। तो हमने इस फोर ब्रेन के हिस्से को भी 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था, एक होता है टेलेंसीफेलॉन और दूसरा होता है डायंसीफेलॉन। अब इन दोनों के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन की बात करें तो इन दोनों संरचनाओं के अंदर हमने 4 ऑर्गन्स के पाए जाने की बात कही थी कि टेलेंसीफेलॉन में भी 4 हिस्से होते हैं और डायंसीफेलॉन में भी 4 हिस्से पाए जाते हैं। तो यहां टेलेंसीफेलॉन में पाए जाने वाले 4 हिस्सों के नाम मैं दोबारा ऐसे यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान दें। सबसे पहला तो होता है सेरेब्रम, दूसरा होता है बेसल गैंग्लिया, तीसरा होता है हिप्पोकैम्पस और चौथा होता है अमाइगडाला। तो यहां 4 ऑर्गन्स के नाम हमने लिखे जो कि टेलेंसीफेलॉन का हिस्सा है। पहला सेरेब्रम, दूसरा बेसल गैंग्लिया, तीसरा हिप्पोकैम्पस और चौथा अमाइगडाला। अब बात करते हैं डायंसीफेलॉन के बारे में। डायंसीफेलॉन के अंदर भी 4 ऑर्गन आते हैं। पहला होता है थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा सबथैलेमस और चौथा मेटाथैलेमस। तो यहां इन 4 हिस्सों को हम डायंसीफेलॉन में इन्वॉल्व करते हैं। तो हमने यहां ब्रेन की एनाटॉमी के अंदर 3 टुकड़े बताए थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। सबसे पहले किसको पढ़ रहे हैं? पहले केवल फोर ब्रेन को पढ़ रहे हैं। फोर ब्रेन के अंदर भी 2 टुकड़े हैं, एक टेलेंसीफेलॉन, एक डायंसीफेलॉन। टेलेंसीफेलॉन में 4 ऑर्गन हैं और डायंसीफेलॉन के अंदर भी 4 ऑर्गन पाए जाते हैं। अब हर एक ऑर्गन का अपना विशेष महत्व है, तो सभी ऑर्गन को डिटेल में समझना जरूरी है। तो अब हमें ब्रेन की एनाटॉमी समझने के लिए इन सभी एक एक टुकड़े को समझना होगा। तो हम शुरुआत करते हैं पहले टेलेंसीफेलॉन को पढ़ना। अब टेलेंसीफेलॉन को पढ़ना शुरू करेंगे तो इसके अंदर भी कितने ऑर्गन आ जाएंगे? 4 ऑर्गन आ जाएंगे। तो इन चारों ऑर्गन को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जिनमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस पहले ऑर्गन के बारे में। ध्यान से ये समझ लें कि आगे आने वाली क्लासेस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आगे आने वाली क्लासेस में हम यहाँ फोर ब्रेन पढ़ रहे हैं तो फिर मिड ब्रेन भी पढ़ेंगे, हिंड ब्रेन भी पढ़ेंगे।
लेकिन पहले फोर ब्रेन को पूरा समझने के लिए कितने टुकड़ों में बांटा था? 2 टुकड़ों में। तो टेलेंसीफेलॉन में कितने ऑर्गन हैं? 4 हैं। तो पहले हम इन चारों को पढ़ेंगे, फिर इनको पढ़ेंगे, एंड फिर हम मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो हम एक एक हिस्से के बारे में एनाटॉमिकल संरचना डिस्कस करते हैं। तो अब हम यहां पर हेडिंग लिखने वाले हैं कि टेलेंसीफेलॉन का पहला कंपोनेंट या पहला ऑर्गन जिसे हम सेरेब्रम के नाम से जानते हैं। तो यहां हम सेरेब्रम पढ़ रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे अन्य ऑर्गन के बारे में भी हम डिटेल जानकारी डिस्कस करने वाले हैं। अब सेरेब्रम जो होता है वह हमारे फोर ब्रेन का हिस्सा है, एंटीरियर साइड में सामने की तरफ देखने को मिलता है। इसके दिखावट की बात करें तो किस प्रकार दिखाई देगा? यह एक कंटिन्यूअस संरचना के तौर पर न दिखते हुए ऐसे 2 हेमिस्फेयर में डिवाइडेड दिखाई देगा। पहले भी हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं कि यह हेमिस्फेयर में डिवाइडेड क्यों है। तो यह ड्यूरामीटर की वजह से ऐसे डिवाइडेड है, जिसे हम राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो इसके बारे में बहुत सारी एनाटॉमिकल जानकारियां हैं, एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली जानकारी तो यह है कि सेरेब्रम जो होता है बहुत सारे न्यूरॉन्स के मिलने से बनता है। मीन्स ये पूरी जो एक मेजर स्ट्रक्चर सेरेब्रम की दिखती है, यह बहुत सारे न्यूरॉन्स के मिलने से बनती है। अब ये न्यूरॉन्स जो होते हैं एक विशेष पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। विशेष पैटर्न क्या है, इसका मतलब समझें कि क्या न्यूरॉन के अंदर अलग अलग हिस्से होते हैं? बिल्कुल होते हैं। एक होता है सेल बॉडी, एक होता है डेंड्राइट, एक होता है एक्सॉन्स। क्लियर? अब बात करते हैं कि अगर ये इतना बड़ा सेरेब्रम का हिस्सा है तो क्या वो किसी एक न्यूरॉन से बना होगा या लाखों न्यूरॉन से? तो सिंपल आंसर है कि यह मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, लाखों न्यूरॉन के एक साथ मिल जाने से इतने बड़ी स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ होगा। अब इस सेरेब्रम के अंदर लाखों की संख्या में न्यूरॉन है। अब लाखों की संख्या में न्यूरॉन है तो क्या उनका जो जमावट है वह टेढ़ी मेढ़ी या अस्त व्यस्त होगी या एक सिस्टमेटिक मैनर में होगी? तो सही आंसर ये पता होना चाहिए कि इस पूरे सेरेब्रम के अंदर आपका न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट जो है एक पूरे प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में होता है, एक सिस्टमेटिक वे में होने वाला है। अब कैसे अरेंजमेंट होता है वो समझें। अगर लाखों की संख्या में भी न्यूरॉन है तो इन सभी न्यूरॉन का सेल बॉडी जो होता है वह बाहरी हिस्से में प्रेजेंट होता है। बाहरी मीन्स सेरेब्रम के जो आउटर वाला एरिया है, उस पूरे आउटर वाले एरिया में इन सभी न्यूरॉन के सेल बॉडी अरेंज्ड रहेंगे। और अगर सेल बॉडी वहां होंगे तो डेंड्राइट भी वहीं पर होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि सेल बॉडी से जो शाखाएं अटैच रहती हैं उन्हीं को हमने डेंड्राइट कहा था। तो इन सभी न्यूरॉन के सेल बॉडी और साथ ही साथ उनके डेंड्राइट्स जो होते हैं वह इस आउटर एरिया में अरेंज्ड रहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर उन सभी लाखों न्यूरॉन के सेल बॉडी यहां बाहर अरेंज्ड हैं तो क्या इन सब के एक्सॉन भी होंगे? तो सिंपल सा आंसर है बिल्कुल इनके एक्सॉन भी होंगे। तो एक्सॉन कहां होंगे? तो इसका आंसर यह है कि इन सभी न्यूरॉन के एक्सॉन जो हैं वह अंदर की डायरेक्शन में अरेंज्ड रहेंगे। मींस इन सभी न्यूरॉन के एक्सॉन इस प्रकार आपको बीच में जाते हुए दिखेंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर सेरेब्रम को काट कर देखा जाए, अगर आप बायोप्सी करते हैं बाद में ऑटोप्सी करते हैं, तो अगर आप सेरेब्रम को इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना चाहें और इसे काट कर देखें तो आपको इस आउटर हिस्से में हमेशा क्या मिलने वाला है? बहुत सारे सेल बॉडी और डेंड्राइट मिलने वाले हैं। और अगर अंदर की संरचना को हम कट करके देखें तो हमें लाखों की संख्या में केवल और केवल क्या मिलने वाले हैं? एक्सॉन। तो यहां बीच में केवल एक्सॉन क्यों मिलेंगे? क्योंकि सभी न्यूरॉन के सेल बॉडी जो हैं वह बाहर की तरफ अरेंज्ड हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि जो बाहरी हिस्सा है उसे तो हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो सबसे आंतरिक हिस्सा है उसे हम बोलते हैं मेड्यूला। क्लियर? कॉर्टेक्स और मेड्यूला का तात्पर्य समझें। यह कॉर्टेक्स मेड्यूला हम अन्य जगहों पर भी इस्तेमाल करते हैं। किसी भी ऑर्गन के अंदर अगर हम इंटरनल स्टडी करें तो इंटरनल स्टडी में जो यह बाहर की परत मींस आउटर लेयर जो होती है उसे तो हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और सबसे बीच में जो गर्भ वाला हिस्सा, जो बीच वाला हिस्सा होता है उसे हम मेडुला के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हमने सेरेब्रम को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तो होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स
और दूसरा होता है सेरेब्रल मेडुला। अब ये बताइए, क्या कॉर्टेक्स में अलग वस्तुएं और मेडुला में अलग वस्तुएं होंगी? तो सिंपल सा आंसर आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा कि बिल्कुल दोनों जगहों पर अलग अलग वस्तुएं होंगी। अगर मैं केवल आउटर लेयर मींस केवल कॉर्टेक्स की स्टडी करता हूं तो मुझे यहां पर केवल और केवल क्या दिखाई देने वाले हैं, या केवल और केवल सेल बॉडी दिखाई देने वाले हैं। और अगर मैं इंटरनल पार्ट मेडुला की बात करूं तो यहां पर इनर पार्ट के अंदर केवल और केवल मिलियंस ऑफ एक्सॉन्स दिखाई देने वाले हैं। मींस सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक आउटर लेयर है जहां पर मिलियंस ऑफ सेल बॉडी पाए जाते हैं, और सेरेब्रल मेडुला जो है वह इनर लेयर है जहां पर मिलियंस ऑफ एक्सॉन्स पाए जाते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि कॉर्टेक्स का कलर कैसा होगा और मेडुला का कलर कैसा होगा। इस कलर वाले पॉइंट को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि सेल बॉडी के पास कलर देने वाली कोई विशेष वस्तु है या नहीं है, और एक्सॉन के पास में कलर देने वाली कोई विशेष वस्तु है या नहीं है। हमने सेल बॉडी और डेंड्राइट के संदर्भ में तो एक विशेष पॉइंट पढ़ा था कि हमारे इन सेल बॉडी के अंदर और इन डेंड्राइट्स के अंदर निसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। जैसा कि सबको ज्ञात होगा, हमारे इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर निसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। निसल ग्रेन्यूल क्या करते हैं? तो सिंपल आंसर, इनके अंदर राइबोसोम भरा होता है। ये ग्रे कलर के दिखते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करने वाले हैं। तो अब अगर यहां पर सेल बॉडी है और इन सभी सेल बॉडी के अंदर बहुत सारे निसल ग्रेन्यूल भरे हुए हैं तो हमें पूरा कॉर्टेक्स वाला एरिया कैसा दिखेगा? व्हाइट या ग्रे? जहां बहुत सारे निसल ग्रेन्यूल हैं वो एरिया ग्रे दिखेगा। तो इसका कॉर्टेक्स जो होता है इसे हम ग्रे मैटर के नाम से जानते हैं। ग्रे किसकी वजह से कहा गया? ग्रे जो है वह निसल ग्रेन्यूल की वजह से कहा गया है। अब बात करते हैं मेडुला के बारे में। अब मेडुला में क्या है? मेडुला में बहुत सारे मिलियंस की संख्या में एक्सॉन्स हैं। अब क्या हमें मेडुला भी ग्रे दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देने वाला है, क्योंकि मेडुला आपके एक्सॉन के अंदर जो है वह निसल्स ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। याद करें, हमने एनाटॉमी में पढ़ा था कि एक्सॉन के अंदर निसल ग्रेन्यूल नहीं है, इसलिए यह प्रोटीन के लिए अपने सेल बॉडी पर डिपेंडेंट रहता है। वहां से बने बनाए प्रोटीन का बहाव होता है जिसे हम एक्सोनल फ्लो के नाम से जानते हैं। तो यहां हमारे इस एक्सॉन वाले हिस्से में निसल ग्रेन्यूल नहीं है, तो इसका मतलब ये ग्रे दिखाई नहीं देगा। तो एक्सॉन के पास ऐसी कलर देने वाली विशेष वस्तु क्या है? तो यहां पर आंसर होगा कि एक्सॉन्स के ऊपर फॉस्फोलिपिड के विशेष बंडल पाए जाते हैं जिसे हम माइलिन शीथ के नाम से जानते हैं। यह जो फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है जिसे हम माइलिन शीथ बोलते हैं, यह व्हाइट कलर की देखने को मिलने वाली है। ध्यान दें, हमने माइलिन शीथ के बारे में सारी डिटेल जानकारी पढ़ी थी। यहां पर उसकी कलर के बारे में समझें कि जो फॉस्फोलिपिड के बंडल्स जो माइलिन शीथ होते हैं वह देखने में हमें व्हाइट कलर के देखने को मिलने वाले हैं। तो अब ये बताइए कि अगर ये बीच का एरिया मेडुला है, यहां पर लाखों की संख्या में एक्सॉन है, तो क्या उन एक्सॉन के ऊपर, यहां ध्यान दें, अगर ये लाखों की संख्या में ऐसे एक्सॉन्स हैं तो क्या एक्सॉन के ऊपर फॉस्फोलिपिड के ऐसे बंडल माइलिन शीथ भी होंगे या नहीं होंगे? और अगर ऐसे माइलिन शीथ भी होंगे तो माइलिन शीथ किसके बने होंगे? फॉस्फोलिपिड। और वह फॉस्फोलिपिड की माइलिन शीथ कैसी दिखेगी? व्हाइट दिखेगी। तो इस वजह से हमें मेडुला वाला हिस्सा व्हाइट दिखाई देता है और इसे हम व्हाइट मैटर के नाम से जानते हैं। तो सेरेब्रम के संदर्भ में पहला पॉइंट हो गया कि सेरेब्रम जो होता है वह न्यूरॉन्स का बना होता है। सारे लाखों की संख्या में न्यूरॉन्स एक विशेष पैटर्न में अरेंज रहते हैं जिसके अंदर आउटर एरिया को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर एरिया को हम मेडुला बोलते हैं। पूरे कॉर्टेक्स में लाखों की संख्या में सेल बॉडी पाए जाते हैं और पूरे मेडुला में लाखों की संख्या में एक्सॉन्स देखने को मिलने वाले हैं। सेल बॉडी वाला एरिया पूरा ग्रे दिखाई देता है क्योंकि उनके अंदर निसल ग्रेन्यूल होते हैं, और हमारा एक्सॉन वाला एरिया व्हाइट दिखाई देता है क्योंकि उसके ऊपर फॉस्फोलिपिड के माइलिन शीथ के बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉर्टेक्स और मेडुला के बारे में। अब बात करते हैं
इसके संदर्भ में दूसरा पॉइंट। ये तो हो गई अंदर की संरचना की बात। अगर मैं सतह की बात करूं, सतह मीन्स इस सरफेस की बात करूं, तो क्या सरफेस डायग्राम में कभी देखने पर या कभी आपने ब्रेन की एक्चुअल स्ट्रक्चर भी देखी हो, तो क्या हमें ये ब्रेन की सरफेस ऐसी प्लेन, ऐसी स्मूथ दिखाई देगी या खुरदरी दिखाई देगी? तो जवाब होना चाहिए ब्रेन की सरफेस जो है ऐसी समतल स्मूथ नहीं होती है, खुरदरी संरचना होती है। इसकी सरफेस पर ऐसे बहुत सारे एलिवेशंस और डिप्रेशंस पाए जाते हैं जिन्हें हम विशेष नाम से जानते हैं और उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जब आंतरिक संरचना की बात आए तो अंदर तो कॉर्टेक्स और मेडुला है ही सही, लेकिन जब बाहरी सतह की बात आए तो सतह पर कुछ एलिवेशंस और डिप्रेशंस होते हैं जिन्हें हम गायरस और सल्कस के नाम से जानते हैं। अब गायरस और सल्कस का मतलब समझें कि अगर इसकी सतह का अवलोकन हम करें तो हमें देखने को मिलता है कि कहीं कहीं पर तो एलिवेशन है और हमें यह भी देखने को मिलता है कि कहीं कहीं पर डिप्रेशन है। मीन्स एलिवेशन भी है, डिप्रेशन भी है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखती है। तो इस सरफेस का एलिवेटेड हिस्से को हम गायरस बोलते हैं और डिप्रेस्ड हिस्से को हम सल्कस बोलते हैं। तो दोनों में अंतर यह है कि सरफेस पर पाए जाने वाले एलिवेशंस को गायरस और डिप्रेशन को हम सल्कस के नाम से जानते हैं। तो ऐसे लाखों की संख्या में तो गायरस हैं और लाखों की संख्या में ही सल्कस हैं। तो ऐसे एलिवेशंस और डिप्रेशंस, ऐसी खुरदरी संरचना को हम गायरस एंड सल्कस के नाम से जानते हैं, जो कि सतह पर पाए जाते हैं हमारे सेरेब्रम के। अब इससे बेनिफिट क्या है? सेरेब्रम की सतह पर ऐसा गायरस और सल्कस का पाया जाना बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि यह सेरेब्रम के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। अब सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा वो ध्यान दें। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की स्ट्रक्चर देखूं, ध्यान दें डायग्राम पर, मैं यहां से लेकर यहां तक की स्ट्रक्चर को मेजर करूं, अगर यहां पर एक समतल जगह होती तो उसका डायामीटर, उसका सरफेस एरिया इतना ही होता, लाइन यहां से शुरू होती और अगर मैं यहां तक मेजर करता तो उसका सरफेस एरिया इतना ही होता। लेकिन ध्यान दें इस जगह पर एलिवेशंस और डिप्रेशन है। अगर अब इस एलिवेशन और डिप्रेशन वाली जगह पर मैं यहां से यहां नापना स्टार्ट करूं तो यहां पर एलिवेशंस और डिप्रेशंस की वजह से सरफेस एरिया जो है वह पहले वाले की तुलना में बहुत ज्यादा होने वाला है। तो यह गायरस और सल्कस जो होते हैं वह सेरेब्रम के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि सेरेब्रम को आउटर पार्ट से देखने पर यह पूरा एक हिस्से के तौर पर नहीं दिखाई देता है, यह अलग अलग हेमिस्फेयर में देखने को मिलता है। हेमिस्फेयर का पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं मेनिंजेस के दौरान कि ड्यूरा मैटर की जो लेयर होती है वह इस सेरेब्रम को पूरा एक टुकड़े के तौर पर नहीं रहने देती है, वह बीच में एक जगह पर खांच बनाकर ऐसा डिप्रेशन क्रिएट करती है, ऐसे दो अलग अलग हेमिस्फेयर्स क्रिएट करती है जिसे हम राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं। तो सेरेब्रम जो होता है आउटर पार्ट से देखने पर ऐसे एक खांच की वजह से धंसा हुआ दिखता है और इसी खांच की वजह से उसे हम दो हेमिस्फेयर में डिवाइडेड मानते हैं, एक हो गया राइट हेमिस्फेयर और एक हो गया लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो यहां सेरेब्रम में पाए जाने वाले हेमिस्फेयर का पता रखें। दो हेमिस्फेयर पाए जाते हैं, पहला राइट हेमिस्फेयर और दूसरा होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो पता रखें एक राइट हेमिस्फेयर और एक लेफ्ट हेमिस्फेयर। अब यहां पर एक सिंपल सवाल पिछला पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं है तो रिकॉल करें। हमने ये तो पढ़ लिया कि सेरेब्रम जो होता है उसमें दो हेमिस्फेयर है, लेकिन सवाल ये है कि इसे हेमिस्फेयर में बांटा किसने? तो आंसर होना चाहिए कि इसे हेमिस्फेयर में बांटने का काम किया था इस ड्यूरा मैटर के फोल्ड ने। तो अगर आपको ये याद है कि ड्यूरा मैटर के फोल्ड ने इसे बांटा था तो ये भी याद होना चाहिए कि उस बांटने वाले ड्यूरा मैटर के फोल्ड को हमने क्या नाम दिया था? तो आंसर होना चाहिए हमने
उस हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करने वाले उस ड्यूरामेटर के फोल्ड को हम फाक्स सेरेब्राई के नाम से जानते हैं। तो इस फोल्ड को, जो बीच में खांच बनाया है, इस ड्यूरामेटर के फोल्ड को हम फाक्स सेरेब्राई के नाम से जानते हैं। अब आती है बात कि बाहर से देखने पर तो ये डिवाइडेड प्रतीत होता है। मैं वापस से डायग्राम क्लियर बनाता हूं, ध्यान दें। अगर बाहर से देखा जाए तो बाहर से देखने पर तो ऐसा सेरेब्रम हमें हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड दिखता है, लेकिन अब अगला मेरा सवाल यह है कि क्या बाहर से देखने पर तो ये खांच दिख रही हैं, लेकिन क्या अंदर से देखने पर ये पूरा दो टुकड़ों में कटा हुआ ही होगा, या यहां पर सेंट्रल पार्ट से दोनों जुड़े हुए होंगे और बाहर से ही केवल बटे हुए दिख रहे होंगे? तो सिंपल आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि जो ये बटे हुए दिख रहे हैं वो केवल बाहर से बटे हुए दिख रहे हैं। क्या यह सेंट्रल पार्ट में दोनों हेमिस्फेयर आपस में कनेक्टेड होंगे या नहीं होंगे? दोनों हेमिस्फेयर आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और कनेक्टेड किसके माध्यम से रहते हैं? यह कनेक्टेड रहने वाले हैं टफ्ट ऑफ न्यूरॉन्स की मदद से। किसके माध्यम से? टफ्ट ऑफ न्यूरॉन्स। टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा, मीन्स एक बहुत सारे न्यूरॉन्स के गुच्छे के माध्यम से ये दोनों हेमिस्फेयर आपस में कनेक्टेड रहने वाले हैं, और इसी गुच्छे को हम कॉर्पस कैलोसम के नाम से जानते हैं। इसे हम कॉर्पस कैलोसम के नाम से जानते हैं। तो यहां दो टर्म लिखी गई हैं, एक होती है फाक्स सेरेब्राई और एक होती है कॉर्पस कैलोसम। बेसिक अंतर इतना है कि बाहर से दोनों को बटा हुआ दिखाने वाला जो होता है वो तो है फाक्स सेरेब्राई, और अंदर से दोनों को जोड़े रखने वाला जो होता है उसे हम कॉर्पस कैलोसम के नाम से जानते हैं। तो बताइए, कॉर्पस कैलोसम किसका बना होता है? तो आंसर होना चाहिए यह न्यूरॉन्स का एक गुच्छा होता है। तो फिर फाक्स सेरेब्राई किसका बना होता है? तो यह ड्यूरामेटर का बना हुआ एक फोल्ड होता है जो कि इन दोनों हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। क्लियर? तो अब हमने यहां तक सेरेब्रम की एनाटॉमी में तीन महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लिए। पहला पॉइंट तो ये पढ़ा कि न्यूरॉन्स का विशेष अरेंजमेंट है जिन्हें हम कॉर्टेक्स और मेडुला के तौर पर जानते हैं। दूसरा, सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर खुरदरापन है, कहीं उभार है, कहीं डिप्रेशन है, तो उस एलिवेशन एंड डिप्रेशंस को हमने गायरस एंड सल्कसेस का नाम दिया है। और तीसरा पॉइंट है कि यह हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड दिखता है, और यह दो हेमिस्फेयर दिखते हैं, एक राइट हेमिस्फेयर और एक लेफ्ट हेमिस्फेयर। अब हम बात करेंगे कि सेरेब्रम के अंदर हमें अलग अलग लोब्स भी देखने को मिलती हैं। अब लोब्स कहां से आ गई, इन्हें डिवाइड कौन करता है, इस बारे में हम बात करते हैं। सेरेब्रम के अंदर लोब्स कोई एनाटॉमिकली डिवाइडेड अलग अलग टुकड़े का नाम नहीं है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि क्या हेमिस्फेयर एनाटॉमिकली अलग अलग दिखने वाले हिस्से हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल होगा कि हाँ, एनाटॉमिकली देखें तो दोनों अलग अलग हिस्सों में दिखते हैं, इन्हीं को हम हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं। मीन्स हेमिस्फेयर तो देखने वाले को अलग अलग दिखाई देने वाली संरचनाएं हैं। लेकिन हाँ, अगर हम सेरेब्रम के अंदर पाए जाने वाले लोब्स की बात करें तो लोब्स जो होते हैं वह एनाटॉमिकली डिवाइडेड नहीं है। तो लोब्स किसे बोलते हैं और कहां पर अपीयर होते हैं, उस बारे में ध्यान दें। ये जो हमने डायग्राम लिखा था, बनाया था, वो था एंटीरियर व्यू के बारे में। मींस सामने से देखा जाए तो वह दो हेमिस्फेयर के तौर पर, एक हेमिस्फेयर इधर, एक हेमिस्फेयर इधर, इस प्रकार का अपीयरेंस देता है। लेकिन लोब्स जो होते हैं यह हमें विशेष तौर पर लेटरल व्यू में देखने पर दिखाई देते हैं। अब एंटेरो पोस्टीरियर व्यू और लेटरल व्यू का अंतर भी समझें, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अगर मैं आपके सामने इस प्रकार खड़ा रहता हूं और अब अगर ब्रेन की स्ट्रक्चर देखी जाए सामने से, तो इसे हम एंटेरो पोस्टीरियर व्यू बोलते हैं। एंटेरो पोस्टीरियर व्यू में अगर आप देखें, इस खोपड़ी को हटाकर अंदर ब्रेन की संरचना देखें तो यहां बीचों बीच एक खांच दिखेगी, और इधर आधा सेरेब्रम दिखेगा, इधर आधा सेरेब्रम दिखेगा। वो तो हो गए हमारे हेमिस्फेयर। अब इसी ब्रेन को आप लेटरल व्यू देखें। लेटरल व्यू का मतलब है अगर मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हूं,
अगर मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हूं, अब अगर खोपड़ी को हटाकर अब अगर ब्रेन की संरचना को इस दिशा से देखा जाए तो इसे हम लेटरल व्यू के नाम से जानते हैं। अब लेटरल व्यू में अगर देखें तो हम इस सेरेब्रम के हिस्से को अलग अलग बोन के नजदीक पड़ने के हिसाब से अलग अलग नामों से जानते हैं। कैसे वो समझें। मान लेते हैं यहां पर पूरा सेरेब्रम है। अब अगर ये पूरा सेरेब्रम है तो यहां एंटीरियर वाले हिस्से को, इस सामने वाले हिस्से को आप क्या नाम देंगे? ये कौन सी हड्डी के नजदीक पड़ता है? ध्यान दें, ये सेरेब्रम है तो ये सामने वाला हिस्सा तो कौन सी हड्डी के नजदीक पड़ रहा होगा? ये फ्रंटल बोन के नजदीक पड़ रहा होगा। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया? इसे हम फ्रंटल लोब के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब मैं कहूं कि सामने वाला तो फ्रंटल के नजदीक था, अब ये ऊपर वाला किसके नजदीक है? तो ऊपर वाला किसके नजदीक होगा? ये ऊपर वाला हिस्सा पैराइटल बोन के नजदीक होगा, तो इसे हमने पैराइटल लोब का नाम दे दिया। क्लियर? अब इसी में हम देखें कि ये साइड में नीचे का हिस्सा, यहां वाला हिस्सा किसके नजदीक होगा? टेम्पोरल के नजदीक होगा, तो इसे हमने टेम्पोरल लोब नाम दिया। और इसी सेरेब्रम में पीछे का हिस्सा, यहां लास्ट का हिस्सा जो है वो किसके नजदीक होगा? तो वो ऑक्सीपिटल बोन के नजदीक होगा, तो इसे हमने ऑक्सीपिटल लोब नाम दिया है। तो अगर आपसे सेरेब्रम में पाए जाने वाले लोब्स के बारे में पूछा जाए तो टोटल लोब्स कितने होने वाले हैं? 4 लोब्स होते हैं। लोब्स कैसे कहा है? सेरेब्रम का जो हिस्सा जिस हड्डी के नजदीक पड़ता है उसी के आधार पर नाम रखे गए हैं। तो टोटल 4 लोब्स पाई जाती हैं। सबसे पहला होता है फ्रंटल लोब, दूसरा होता है पैराइटल लोब, तीसरा होता है टेम्पोरल लोब और चौथा होता है ऑक्सीपिटल लोब। तो यहां हमने 4 लोब्स के नाम लिखे कि यहां फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल 4 लोब पाई जाती हैं जो कि सेरेब्रम के अंदर देखने को मिलती हैं। क्लियर? तो यहां तक सेरेब्रम के बारे में महत्वपूर्ण एनाटॉमिकल एस्पेक्ट हमने पढ़ा। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे सेरेब्रम के अंदर कौन से विशेष नर्व ट्रैक्ट होते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से विशेष फंक्शन जो होते हैं वो हमारे इस सेरेब्रम के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो हम अगले पॉइंट पर आते हैं। यहां हमने लोब्स के बारे में पढ़ा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नर्व ट्रैक्ट्स ऑफ द सेरेब्रम। अब सेरेब्रम के हम नर्व ट्रैक्ट्स का जिक्र करते हैं। नर्व ट्रैक्ट्स क्या होते हैं इस बारे में समझें। सबसे पहले तो आप मतलब समझें कि नर्व का मतलब क्या होता है। तो सिंपल आंसर होगा सभी का कि बहुत सारे न्यूरॉन जब आपस में मिलकर एक गुच्छा बनाकर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की तरफ जाते हैं तो उस गुच्छे को हम नर्व के नाम से जानते हैं। नर्व नाम से ही क्लियर है, ऐसा गुच्छा जो किन के मिलने से बना हुआ है? न्यूरॉन के मिलने से बना हुआ है, उसे हम नर्व बोलते हैं। यहां हमने लिखा है नर्व ट्रैक्ट। अब नर्व ट्रैक्ट का मतलब यह है कि जब बहुत सारे नर्व के गुच्छे जो हैं किसी इंफॉर्मेशन को एक विशेष पार्टिकुलर एरिया की तरफ ले जाते हैं तो नर्व के गुच्छों को हम नर्व ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। कुछ न्यूरॉन अगर मिल जाएं तो नर्व बन जाएगी, और बहुत सारी अगर नर्व मिलकर किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही हैं तो उन्हें हम नर्व ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। तो अब बात करें कि सेरेब्रम में कितने प्रकार के, कौन कौन से नर्व ट्रैक्ट पाए जाते हैं, तो सेरेब्रम में विशेष तौर पर 3 नर्व ट्रैक्ट पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है एसोसिएशन ट्रैक्ट। पहला प्रकार का होता है एसोसिएशन ट्रैक्ट, दूसरा होता है कमीशरल ट्रैक्ट और तीसरा होता है प्रोजेक्शन ट्रैक्ट। तो ध्यान दें, यहां पर सेरेब्रम के अंदर ऐसे 3 विशेष प्रकार के नर्व ट्रैक्ट पाए जाते हैं। पहला एसोसिएशन ट्रैक्ट, दूसरा कमीशरल ट्रैक्ट और तीसरा प्रोजेक्शन ट्रैक्ट। सभी को ट्रैक्ट का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि बहुत सारी नर्व के गुच्छे को हमने नर्व ट्रैक्ट का नाम दिया है। अब इन तीनों की डिटेल समझें कि एसोसिएशन ट्रैक्ट क्या करते हैं, या कमीशरल ट्रैक्ट क्या करते हैं, या प्रोजेक्शन ट्रैक्ट विशेष तौर पर क्या करने वाले हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं एसोसिएशन ट्रैक्ट के बारे में। इनकी खासियत यह है कि अगर मैं यहां पर
सेरेब्रम की स्ट्रक्चर का डिस्कशन करूं तो अगर ये आपके सेरेब्रम की संरचना है तो इस सेरेब्रम की संरचना के अंदर आपकी सरफेस वाले पार्ट पर ऐसे एलिवेशंस और डिप्रेशंस हमें देखने को मिलने वाले हैं। सरफेस पर एलिवेशंस और डिप्रेशंस होते हैं जिन्हें हम गायरस एंड सल्कस के नाम से जानते हैं। अब इस हिस्से को तो हमने बोल दिया है राइट हेमिस्फेयर और इस हिस्से को हमने बोल दिया है लेफ्ट हेमिस्फेयर। क्लियर? जितना डायग्राम बनाया है उतना हम पहले एनाटॉमी में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां तात्पर्य समझें एसोसिएशन ट्रैक्ट का। ऐसे नर्व ट्रैक्ट या ऐसे नर्व का गुच्छा वो जब इंफॉर्मेशन को एक गायरस से दूसरे गायरस तक ट्रांसफर करते हैं। ध्यान दें, यह एलिवेटेड पार्ट भी क्या है? गायरस है। ये एलिवेटेड पार्ट भी क्या है? गायरस है। अगर नर्व ट्रैक्ट, नर्व का गुच्छा जो है वह इंफॉर्मेशन को एक गायरस से दूसरे गायरस तक ले जाता है, लेकिन खासियत यह है कि एक गायरस से दूसरे गायरस तक पहुंचने वाले जो भी संरचनाएं हैं वो एक ही सेरेब्रल हेमिस्फेयर के अंदर ही अंदर होती हूं। मींस ये ट्रैक्ट यहां से शुरू हुआ और ये इसी हेमिस्फेयर के अंदर ही अंदर आगे बढ़ता हुआ अगर वो यहां पर आकर खत्म हो जाता है तो ऐसे नर्व ट्रैक्ट को हम एसोसिएशन ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। डायग्राम में देखकर बताएं कि क्या ये नर्व ट्रैक्ट इस एक हेमिस्फेयर से दूसरे हेमिस्फेयर तक सूचना लेके गया या नहीं गया। तो क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि इसने इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तो पहुंचाई है, लेकिन वो उसी हेमिस्फेयर के अंदर ही अंदर पहुंचाई है, वह दूसरे हेमिस्फेयर तक इंफॉर्मेशन लेकर नहीं गया है। तो ऐसे नर्व ट्रैक्ट जो एक ही हेमिस्फेयर के अंदर ही अंदर सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं उन्हें हम एसोसिएशन ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के ट्रैक्ट के बारे में। दूसरा होता है कमिश्रल ट्रैक्ट। अब कमिश्रल ट्रैक्ट क्या होते हैं वो समझें। कमिश्रल ट्रैक्ट जो होते हैं वो हमेशा इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन यह नर्व का जो गुच्छा, ये नर्व ट्रैक्ट जो होता है वह इंफॉर्मेशन को एक हेमिस्फेयर से दूसरे हेमिस्फेयर तक ले जाने का काम करता है। तो इस प्रकार के नर्व ट्रैक्ट्स को हम कमिश्रल ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दें, एसोसिएशन में और कमिश्रल में अंतर क्या है? समानता तो यह है कि दोनों ही गुच्छे जो हैं वह सूचनाओं का आदान प्रदान करवाते हैं, लेकिन अंतर यह है कि एक तो हेमिस्फेयर के अंदर ही अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा था, जबकि दूसरा वाला जो है वह एक हेमिस्फेयर से जानकारी दूसरे हेमिस्फेयर की तरफ लेकर जाता है। ऐसे नर्व ट्रैक्ट को हम कमिश्रल नर्व ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। अब एक शब्द लिखता हूं, उसके बारे में सोचें। कॉर्पस कैलोसम। सभी को अभी पढ़ी गई एनाटॉमी तो याद ही होगी। कॉर्पस कैलोसम अपने आप में क्या होता है? कॉर्पस कैलोसम अपने आप में एक प्रकार का टफ्ट ऑफ न्यूरॉन होता है। और ये टफ्ट ऑफ न्यूरॉन कहां प्रेजेंट था? यह दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर के बीच में प्रेजेंट था और दोनों को जोड़े रखने का काम कर रहा था। तो इसका मतलब कॉर्पस कैलोसम अगर अपने आप में गुच्छा है, अगर अपने आप में एक प्रकार का नर्व ट्रैक्ट है, तो वो किस प्रकार का नर्व ट्रैक्ट हुआ? द कॉर्पस कैलोसम इज एन एग्जांपल ऑफ द कमिश्रल नर्व ट्रैक्ट। कमिश्रल मीन्स एक जगह से, एक हेमिस्फेयर से दूसरी हेमिस्फेयर में इंफॉर्मेशन ले जाना, उसे हम कमिश्रल ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। तो हमारा ये दूसरा जो है वह कॉर्पस कैलोसम जो है वह कमिश्रल ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा हमने लिखा है प्रोजेक्शन ट्रैक्ट। अब प्रोजेक्शन ट्रैक्ट का फंक्शन समझें। प्रोजेक्शन ट्रैक्ट ऐसे प्रकार के नर्व ट्रैक्ट हैं जो स्टार्ट तो हमारे सेरेब्रल हेमिस्फेयर से होते हैं। ध्यान दें, ऐसे नर्व ट्रैक्ट जो स्टार्ट तो हमारे सेरेब्रल हेमिस्फेयर से होते हैं, लेकिन वह सूचना को इस हेमिस्फेयर या सेरेब्रम के अंदर ही अंदर ट्रांसफर न करते हुए यह इंफॉर्मेशन को सेरेब्रम से निकालकर अन्य ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करते हैं। उन्हें हम प्रोजेक्शन ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। अब इस प्रोजेक्शन ट्रैक्ट को समझने के लिए एक सिंपल सा शब्द समझें, प्रोजेक्टर।
सभी ने देखा होगा प्रोजेक्टर के बारे में। प्रोजेक्टर क्या करता है? प्रोजेक्टर दी गई सूचना को किसी दूसरी जगह पर प्रकाशित कर देता है। तो प्रोजेक्शन ट्रैक्ट भी यही करते हैं कि अगर सेरेब्रम से कोई जानकारी मिलती है तो वो अपने अंदर ही न रखते हुए उसे अन्य ऑर्गन को प्रकाशित कर देते हैं। मतलब तात्पर्य यह है कि वो अन्य ऑर्गन को भेज देते हैं, और इसी प्रकार के नर्व ट्रैक्ट को हम प्रोजेक्शन ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ये हो गया प्रोजेक्शन ट्रैक्ट। प्रोजेक्शन ट्रैक्ट के एग्जाम्पल हैं पायरामिडल नर्व ट्रैक्ट और एक्स्ट्रा पायरामिडल नर्व ट्रैक्ट। अब यहां पर इनके बारे में भी एक जनरल मीनिंग समझे कि पायरामिडल नर्व ट्रैक्ट क्या है और एक्स्ट्रा पायरामिडल क्या है। सेरेब्रम से निकलने वाले कुछ नर्व ट्रैक्ट जो अन्य ऑर्गन तक जाते हैं। ध्यान दें, सेरेब्रम से बहुत सारे नर्व ट्रैक्ट अलग अलग ऑर्गन्स को नर्व सप्लाई देने के लिए जाते हैं। कुछ नर्व ट्रैक्ट सेरेब्रम से निकलने के बाद पायरामिड का शेप बना लेते हैं। ध्यान दें, कुछ नर्व ट्रैक्ट जो होते हैं वह सेरेब्रम से निकलने के बाद में आगे पायरामिड का शेप बना लेते हैं। पिरामिड सभी ने देखा होगा। तो कुछ नर्व ट्रैक्ट सेरेब्रम से निकलने के बाद में ऐसा पिरामिड का शेप बना लेते हैं, उन्हें पायरामिडल नर्व ट्रैक्ट बोलते हैं। और कुछ नर्व ट्रैक्ट सीधे ही आगे ट्रेवल करते हैं, उन्हें हम एक्स्ट्रा पायरामिडल नर्व ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। ये सभी नर्व ट्रैक्ट सेरेब्रम से इंफॉर्मेशन लेकर अलग अलग ऑर्गन तक सूचनाओं को भेजते हैं, अलग अलग ऑर्गन तक सूचनाओं को पहुंचाते हैं। इन्हें हम प्रोजेक्शन ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। तो यहां सभी को तीनों प्रकार के नर्व ट्रैक्ट समझ में आ ही गए होंगे। एक ही हेमिस्फेयर के अंदर ही अंदर सूचना पहुंचे तो एसोसिएशन ट्रैक्ट, एक से दूसरे में पहुंचे तो कमीशरल ट्रैक्ट, और सेरेब्रम से निकलकर अन्य ऑर्गन तक पहुंचे तो उसे हम प्रोजेक्शन ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो यहां तक हमने पढ़ा। अब आगे हम उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं।